आज के मुख्य समाचार। 17 साल की किशोरी को गर्भवती करने का मामला। कंबोडिया सिंगापुर शैक्षणिक दौरे से लौटे मेधावी छात्र। शिव प्रताप शुक्ल ने दूसरे वर्ष की शुरुआत में प्रेस वार्ता आयोजित की। डंकी रूट के जाल में फंसा हिमाचल का युवक। प्रदेश में मौसम बिगड़ने के आसार। रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बजट को लेकर शिमला में की गई प्रेस वार्ता। आयुक्त नगर निगम शिमला भूपेंद्र अत्री द्वारा प्रेस वार्ता शिमला में आयोजित की गई। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक हैरान कर देने वाला मामला संज्ञान में आया है। यहाँ सोलन में 17 साल की किशोरी को गर्भवती करने का मामला अत्यंत गंभीर है। ऐसे मामलों में आमतौर पर पुलिस और प्रशासन द्वारा जांच की जाती है ताकि यह पता चल सके कि किस प्रकार का शोषण, बलात्कार या किसी और अवैध कार्य की घटना घटी है या नहीं। वहीं ताजा मामला सोलन में पेश आया है। नाबालिग के साथ दुराचार के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने यह कार्यवाही नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर की है। वहीं आरोपी युवक को कोर्ट में पेश भी किया जा रहा है। पुलिस जानकारी के अनुसार 7 जनवरी को सोलन निवासी एक महिला ने महिला पुलिस थाना सोलन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि इनकी बेटी, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, घर की सफाई करते समय दूसरी मंजिल से अचानक पांव फिसलने के कारण गिर गई थी, जिससे उसे काफी चोटें आई। इस पर परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जिसके बाद उसकी बेटी को उपचार के लिए शिमला अस्पताल रेफर किया गया। शिमला में उपचार के दौरान उन्हें पता चला कि इनकी बेटी गर्भवती है। जिस पर उन्होंने अपनी बेटी से पूछा तो उन्हें पता चला कि इनके पड़ोस में रहने वाले लड़के मनी रॉय ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए हैं। एसपी सोलन गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि 14 फरवरी को महिला पुलिस थाना की टीम ने मामले में संलिप्त आरोपी मनी रॉय सोलन को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। मामले की जांच जारी है। कंबोडिया और सिंगापुर की अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक यात्रा से हिमाचल प्रदेश के 50 मेधावी छात्र लौट आए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 7 फरवरी को इन छात्रों को इस विशेष अध्ययन यात्रा पर रवाना किया था। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर स्वयं इस दल के साथ गए थे। सोमवार को ये छात्र अपनी ज्ञानवर्धक यात्रा पूरी कर चंडीगढ़ पहुंचे, जहां शिक्षा मंत्री ने इन होनहार बच्चों को उनके अभिभावकों को सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं दी और उनके अनुभवों के बारे में जानकारी भी ली। इस शैक्षणिक दौरे में पूर्व सीपीएस आशीष बुटेल और समग्र शिक्षा निर्देशक राजेश शर्मा, उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा निर्देशक आशीष कोहली, संयुक्त शिक्षा सचिव सुनील वर्मा, अतिरिक्त सचिव निशांत ठाकुर, अतिरिक्त उच्च शिक्षा निर्देशक संजीव सूद और हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के सचिव मेजर विशाल शर्मा शामिल रहे। शिक्षा मंत्री ने छात्रों से शैक्षणिक दौरे पर रिपोर्ट भी मांगी। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने छात्रों से आग्रह किया है कि वे अपने इस अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक दौरे के अनुभवों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि इस पहल से छात्रों को उनकी सीखने की प्रक्रिया पर विचार करने और उनके अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट के माध्यम से छात्रों को विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों और वहाँ की चुनौतियों को समझने में मदद मिलेगी। यह अभ्यास न केवल उनकी आलोचनात्मक सोच और लेखन कौशल को निखारेगा, बल्कि भविष्य में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक यात्राओं के लिए भी उपयोगी सुझाव प्रदान करेगा। इस दौरे से लौटे छात्र बेहद उत्साहित दिखाई दिए और उन्होंने इस अद्भुत अनुभव के लिए प्रदेश सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। छात्रों ने कहा कि यह यात्रा उनके लिए सीखने और नए दृष्टिकोण विकसित करने का एक सुनहरा अवसर थी। उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान प्राप्त ज्ञान और अनुभव को अपने आगे के शैक्षणिक सफर में लागू करने की इच्छा जताई है। हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल ने अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष की शुरुआत पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस अवसर पर उन्होंने अपने पहले वर्ष की कार्यकारिणी पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस पुस्तक में उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं और उपलब्धियों का विस्तार से विवरण किया गया है। इन पुस्तकों के माध्यम से राज्यपाल ने प्रदेश की प्रगति और विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों और घटनाओं को सम्मानित किया है, जो राज्य की समृद्धि और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हनुमान जी की कृपा से
आज मेरा आप लोगों के बीच, हिमाचल के लोगों के बीच 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। अभी तुरंत ही एक हमारे जो प्रवास के कार्यक्रम रहे, जहां जहां कार्यक्रम था, उसका एक कॉपी टेबल बुक हमने प्रदर्शित किया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हिमाचल प्रदेश में आप लोगों का मुझे बहुत ही सहयोग मिला। यहाँ आने के बाद हमने अपने को पूरी तौर पर संविधान के दायरे में रखा। राजभवन की क्या गरिमा होती है, मेरा हमेशा यह प्रयत्न रहा कि मैं राजभवन के उस गरिमा को पद के साथ बनाए रखूं, और मैं समझता हूं कि शायद उसमें मैं सफल भी हुआ। जो कहा जाता है कि राज्यपाल राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता है, वैचारिक स्तर पर जरूर हमारी विचारधारा है, लेकिन पद के ग्रहण के साथ साथ हमने अपने को पूरी तौर पर संविधान के दायरे में ही बात करके रखा। जो महामहिम राष्ट्रपति जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा थी कि संविधान के दायरे में रहना चाहिए, और उसमें शायद मैंने सफलता प्राप्त किया है। मुझे इस 2 वर्षों में हिमाचल के लोगों का अत्यंत स्नेह और प्यार भी मिला। यहाँ आने के बाद मैं समझता हूं कि 1 वर्ष के कार्यकाल में कई बार यह विषय आया कि शायद कई लोग जल्दी जल्दी यहां से चले गए थे तो मैं भी चला जाऊं, लेकिन धीरे धीरे हिमाचल मुझे अपने घर की तरह लगने लगा, और जब घर की तरह लगने लगा तो घर के प्रथम पुरुष के नाते मैं अपने दायित्व को पूरी तौर पर पूरा करने का संकल्प भी लिया। 18 फरवरी को ही शपथ ग्रहण मेरा हुआ था। तो उसके बाद जब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गया था, तो उन्होंने मुझे 2 बातें कही कि संवैधानिक दायित्व का पालन करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अभी तुरंत गए हो, इस नाते जो मेरी जानकारी में है हिमाचल नशे से ग्रस्त हो रहा है। अमेरिका में बेहतर जीवन और सुनहरे भविष्य की चाहत ने हिमाचल प्रदेश के गुमटी गांव के 19 वर्षीय युवक रितेश और उसके परिवार को एक ऐसे दर्दनाक सफर में धकेल दिया है जिसकी कल्पना भी कभी की नहीं थी। अवैध रूप से अमेरिका पहुंचाने के नाम पर एजेंटों ने उसके परिवार से 45 लाख रुपए ऐंठ लिए। पैसे देने के बावजूद रितेश को पहले कई देशों में घुमाया गया, प्रताड़ित किया गया और अंत में अमेरिका पहुंचाने के बाद उसे हिरासत में लेकर वापस भारत डिपोर्ट कर दिया गया। रविवार को अमेरिकी सैन्य विमान 112 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमृतसर के गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। इसमें एक रितेश भी था जिसे एजेंटों ने डंकी रूप के जरिए अमेरिका भेजा था। परिजनों ने जैसे ही उसे घर वापस सुरक्षित पाया तो राहत की सांस ली। डंकी रूप मानव तस्करों द्वारा चलाया जाने वाला एक अवैध प्रवास मार्ग है जिसके जरिए भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा और गुजरात के युवाओं को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजा जाता है। रितेश के मामले में भी यही हुआ। एजेंट ने उसे मुंबई में एक दवा कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर फंसाया और अलग अलग देशों में घुमाने के बाद अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर के रास्ते उसे अमेरिका पहुंचाया। रितेश के पिता शमशेर सिंह जो सरकारी स्कूल में शिक्षक है, परिवार को जब तक यह समझ में आया कि वे एक जाल में फंस चुके हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रितेश को एक के बाद एक अलग अलग देशों में ले जाया गया।
हिमाचल प्रदेश में 19 फरवरी से मौसम बिगड़ने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य में 2 दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान भी जताया गया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 21 और 22 फरवरी को लाहौल स्पीति, किन्नौर के अलावा चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के ऊंचे क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना बताई गई है। 19 फरवरी को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी के आसार है। वहीं 20 फरवरी को अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना भी बताई गई है। 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं अलग अलग स्थानों पर तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट भी बताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना बताई गई है। इसके बाद 21 फरवरी तक राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना बताई गई है। आज शिमला में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने आम जनता को होने वाले लाभों पर प्रकाश डाला। यह कार्यक्रम भाजपा द्वारा आयोजित किया गया। इससे पहले भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने केंद्रीय बजट 2025 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा था कि यह बजट समाज के सभी वर्गों के विकास को समर्पित है। उन्होंने यह भी कहा था कि भाजपा प्रदेश से लेकर जिला और मंडल स्तर तक बजट पर व्यापक प्रचार प्रसार करेगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू विशेष रूप से उपस्थित रहे, जो केंद्रीय बजट की खूबी और इसमें आमजन को होने वाले फायदे के बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा भी की। है कि 10 वर्ष का कार्यकाल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो पूर्ण हुआ, जहां भारत की इकोनॉमी दुनिया के नज़र में 11वें नंबर पर थी, भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पर आई है। स्वाभाविक रूप से जो बजट के माध्यम से, जो विजन के माध्यम से जो रोड मैप बना, वो रोड मैप भारत के लिए एक बहुत कारगर साबित हुआ है। उसी दृष्टि से अभी हाल ही में हमारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे टर्म का, और निर्मला सीतारमण जी जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और उसमें पूरे देश के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जो है वो उस बजट के माध्यम से भी मिला है। क्योंकि बजट चाहे गरीब कल्याण के लिए हो, युवा के लिए हो, अन्नदाता के लिए हो, नारी हो, मिडिल क्लास हो, सबके लिए ये खास तौर पे बजट इस बार सारे हमेशा मिडिल क्लास की, जब भी बजट आता था तो ये ऐसी बातें होती थी, मिडिल क्लास या आम आदमी की बात कम की गई, होती तो सारी थी, पर लेकिन इस बार बहुत बजट को क्रॉस दी, चाहे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो, चाहे कोई एमएसएमई वाले हों, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, हर ने, जिसने देश का पहिया चक्का चलाना है, उसने हर ने इसे एप्रिशिएट किया है। जिसने कई बार जानबूझ के भी अगेंस्ट बात करनी होती है, वो भी इस बार वो बात कर नहीं सका। ये 3.0 जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, जो विकसित भारत की बात है, ऐसे ही नारी शक्ति, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए पहले पैसा कम था, आज हमारा 26,809 करोड़ रुपया हम इनके लिए दे रहे हैं। तकरीबन वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स के लिए तकरीबन जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनके लिए 12,500 करोड़, ये सिर्फ पोषण के लिए, डाइट ठीक रहे उनके लिए ये पैसा दिया गया है।
8 करोड़ से ऊपर बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बहुत दूर दूर गाँव में बहुत चीज़ें ऐसी लोग नहीं आज भी अफोर्ड कर सकते, तो उसमें ख़ास तौर पे ये जो 12,500 करोड़ की मैंने बात की है, भी उसका उनका पोषण ठीक हो बच्चों का और माँओं का, उनके लिए ये ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो, उनके उस वक्त 1 करोड़ कम से कम मदर्स हैं जो जिनको ये लाभ मिलेगा। और 43 लाख अकाउंट्स ओपन अंडर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि अलग महिला को भी उतना ही सम्मान मिले, इज्जत मिले समाज में, उनके अलग जो है वो अकाउंट खोले गए हैं। और तकरीबन जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, 37 लाख फैमिलीज ऑफ आशा एंड आंगन वर्कर्स, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो 37 लाख परिवार हैं, उनको भी आयुष्मान भारत योजना में, उनको भी उनकी हेल्थ के लिए, उनको सबको फ्री के लिए, उनको सबको फ्री इलाज के लिए बीच में इंक्लूड किया गया है। इसका भी बड़ा जो फायदा है तकरीबन 37 लाख परिवारों का, उनको भी होगा। शिमला नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने प्रेस वार्ता में शहर की सफाई को लेकर नई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कूड़ा प्रबंधन के तहत नई परियोजनाएं शुरू की जा रही है और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही स्ट्रीट डॉग की बढ़ती संख्या और लोगों द्वारा अनियंत्रित रूप से उन्हें खिलाने से होने वाले खतरे को देखते हुए नगर निगम ने विभिन्न स्थानों पर सुरक्षित फीडिंग जोन बनाने का निर्णय लिया है। शिमला में भी 2 मंथ तक चलने वाली स्वच्छ शहर समृद्ध शहर जो कैंपेन है, एग्रेसिव कैंपेन है, उसको हमने लॉन्च किया था 10 फरवरी को। 10 फरवरी से 10 अप्रैल तक ये कैंपेन चलेगी, जिसमें डे टू डे वार्ड्स में और अलग अलग जगह पर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हम करेंगे। इसमें थोड़ा सा लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए और इस शहर के वासियों की जानकारी के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसके थोड़ा सा विस्तृत रूप में बताना चाहता हूँ। इसमें हमने जो एक्टिविटीज़ रखी है, उसमें सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है, उसमें हमने NULM की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो लेडीज़ है उनको इन्वॉल्व किया है। सबसे पहले हम जो हाउस होल्ड का सर्वे कर रहे हैं, टेम्पलेट हमने बनाया है, जिसको 10 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल के बीच में 2 बार जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो हर एक 60,000 जो घर है उनको कवर करेगी। उन लोगों से बात करेगी कि वो जो कूड़ा दे रहे हैं वो आपका सेग्रीगेटेड है, यानी कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग से दे रहे हैं। और दूसरा कंपोनेंट जो सिर्फ हमने शिमला शहर में डाला हुआ है कि जो हैजर्डस वेस्ट है, जैसे टूटा हुआ कांच वगैरह जिससे हमारे वर्कर को चोट लगने की संभावना रहती है, क्या उसको वो अलग से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये 2 काम उनकी IC एक्टिविटी, यानी कि उनको समझाना और उसके बाद ये देखना कि वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं दूसरी बारी में, ये हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं करेगी। हम उनको 10 रुपए पर हाउस होल्ड पैसा भी हम उनको देंगे और उसमें हमारे पास 2 पर्पस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। जो हमारा मैसिव कैंपेन चला हुआ था पिछले 1 वर्ष से गीला कचरा और सूखा कचरा का, उसको गति मिलेगी। और दूसरा, क्या कोई हाउस होल्ड जिसकी ID नहीं बनी है, गार्बेज ID, वो भी हमें इस माध्यम से पता चल जाएगा, तो जो पिलफरेज है वो भी रुकेगा। सेकंड जो कैंपेन का जो पार्ट है, उसमें हम जो डिफरेंट वार्ड्स में जो एक्टिविटी हम शुरू कर दी है हमने, उसमें है कैंपेन लॉन्च करने के बाद जो एक मैराथन हम बीच में कराएंगे इस 2 महीने के अंदर, जिससे लोगों में अवेयरनेस फैले स्वच्छता की तरफ को, स्वच्छता के संदर्भ में। और दूसरा है वेस्ट सेग्रीगेशन सर्वे के बाद रैग पिकर्स के साथ हमने मीटिंग कर ली है। हमारे पास 146 जो इनफॉर्मल रैग पिकर्स होते हैं, क्योंकि जो वेस्ट आता है उसमें कुछ हाई क्वालिटी का वेस्ट भी होता है, जिसमें प्लास्टिक होता है, उसमें कार्डबोर्ड होते हैं, उसमें बॉटल्स भी हो सकती है, जिसको हमारे जो रैग पिकर्स है वो कूड़ा हमारे जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसमें पहुंचने से पहले ही वो हमारी हेल्प करते हैं, उसको वो सेग्रीगेट करते हैं और उसको वो बेचते हैं और अपना आजीविका उससे चलाते हैं। तो हम उनको भी हमने इन्वॉल्व किया है कि वो जो काम कर रहे हैं वो तो वो करें ही,
पर अगर उनको दिक्कत आ रही है कि उन्होंने उसको कहाँ बेचना है, नंबर 1, और नंबर 2, हिमाचल प्रदेश सरकार की जो सिंगल यूज प्लास्टिक की जो स्कीम थी उसको हमने बहुत अच्छे से लॉन्च किया था। हमारे पास 900 केजी 9 टन के करीब सिंगल यूज प्लास्टिक इकट्ठा हो गया, जिसको हम लोक निर्माण विभाग को देंगे जो सड़कों में यूज होगा। तो वो सिर्फ 75 रुपए पर केजी के हिसाब से हम लेते हैं। तो उसकी जो अवेयरनेस की कमी अभी भी लोगों में थी और हमारे रैक पिकर्स में भी थी, तो वो उसको भी अलग से करके वो हमें दे सकता है। हमने सेंटर बनाए हैं, उसके कलेक्शन के सेंटर 9 कलेक्शन सेंटर बनाए पूरे शहर में। तो वो 75 रुपए इन कैश उनको मिलेगा उसी समय, तो वो कूड़ा अपना दे सकते हैं। तो एक वो रैक पिकर्स के साथ हमने मीटिंग कर ली है एक बार, और इस 2 महीने के दौरान हम एक और मीटिंग अब करेंगे ताकि वो भी अपना वो हमारे इस शहर को स्वच्छ रखने में अपने माध्यम से ही न केवल अपनी भूमिका निभा रहे हैं पर अपनी आजीविका भी उससे चला रहे हैं। थर्ड था जो वेस्ट जो प्रोसेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बल्क जो हमारे जनरेटर है, बल्क जनरेटर की स्वच्छ भारत मिशन में भी और हमारी जो एमसी की गाइडलाइन है उसमें भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जैसे होटल्स है बड़े बड़े, उनको जिनमें 1 टन से ज्यादा कचरा पैदा होता है, तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसका जो वेट वाला वेस्ट है उसको वो सोर्स पे ही उसका डिस्पोजल करें। तो बहुत सारे होटल्स में उन्होंने अपने छोटे जो कंपोस्टिंग प्लांट लगा रखे हैं, प्लांट सिस्टम लगा रखे हैं। हम उनके साथ भी इस दौरान एक मीटिंग करेंगे ताकि जो बल्क जनरेटर का जो कूड़ा है वो सोर्स पे ही जहां जनरेट हो रहा है उनके होटल्स में वहां पे वो जगह बनाए और उसको डिस्पोज ऑफ करें, खासकर जो वेट वेस्ट है। उसके बाद जो वेट डिस्पोजल अवेयरनेस है ट्रांसपोर्ट यूनियन में, क्योंकि जो शिमला शहर है ये एक टूरिस्ट शहर है। हमने देखा है पिछले 1-2 वर्षों के दौरान हमने देखा कि जो बाहर से गाड़ियां आ रही है, अब हमारे लोग जो शिमला के लोग हैं वो काफी हद तक अवेयर है कि उन्होंने अपने कूड़े का क्या करना है। उनके यहाँ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन भी हो रही है, इसलिए वो वैली साइड को सड़कों के किनारे अपना कूड़ा बहुत कम लोग फेंकते हैं। पर बहुत सारी जगह हमने देखा हुआ है कि जो बाहर से बसेस आ रही है, टैक्सीज आ रही है, उनमें जो टूरिस्ट है उनमें अभी अवेयरनेस की थोड़ी कमी हमें नजर आती है।